हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग केवीएस और एनवीएस के टीयर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। इससे पहले जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर में सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ ऊपर करके जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये पूरा सेशन आप सभी लोगों को समर्पित, जिन्होंने भी ये दो एक्टिविटीज यहाँ पर में कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। यहां पर में आप लोग देखिए, यहां बोला गया है कि इनमें से कौन सी वाली पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वाली जो है 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, ठीक है, एस्टिमेट कमेटी, ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है। उनमें से एस्टिमेट कमेटी, जिसको प्राक्कलन समिति भी बोला जाता है, ठीक है, ये पार्लियामेंट की सबसे बड़ी समिति है। पार्लियामेंट के जो सांसद है, ठीक है, उन्हीं लोगों से मिलकर ये समिति बनती है और इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट समिति के अंदर में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। 55% बच्चों ने बी आंसर बराबर से लगाया हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो है, इसके अंदर में कितने सदस्य होते हैं ये आप लोग याद रखिएगा, 22 सदस्य। पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर में 22 सदस्य। और ये 22 का बाइफर्केशन कैसे होता है ध्यान से समझिए आप लोग। 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से। ओके, किसके अंदर में? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंदर में। और सेम चीज जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर में भी होती है, ठीक है। यहां पर में भी आपके कितने होंगे? ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, लिख देंगे सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में, और 7 राज्यसभा से। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी जो है लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से। इसी वजह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल्दी से देखिए और तीनों जो है लिख दीजिए आप लोग कमेंट के अंदर, ताकि लंबे समय तक आप लोगों को याद रहे। लिख देंगे आप सभी के सभी लोग जो है, जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में कि एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। कितने सदस्य होते हैं ये लिख दीजिए, कहां से होते हैं सारे के सारे। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी के अंदर में कितने सदस्य होते हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर में कितने सदस्य होते हैं, ये लिख देंगे आप सभी। नाउ इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रॉपरली एक टेबल के अंदर में भी दे दिया है। ओके, और आप क्या करिएगा, इसको अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है जीके के अंदर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो हम कर्ड बनाते हैं, मिल्क से दही बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, स्टरलाइजेशन, क्या कहा जाता है इसको? तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर में हम लोग दूध से दही बनाते हैं, इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, फर्मेंटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। ओके, तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया है जिसके अंदर में दही जो है बनता है दूध से, जिसके अंदर में हम लोग यीस्ट जो होता है आपका, उसको हम इसके अंदर में ऐड करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, योगर्ट के अंदर में। चलिए, योगर्ट बनाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे बोला गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहां पर में बोला गया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है। अब आप एक चीज बताइएगा मुझे, इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर में है, ये आप लोगों ने बताना है। इसरो के जनक किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग आंसर मुझे कमेंट के अंदर में बता सकते हो, बताइए जल्दी से। फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च किसको कहा जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसको माना जाता है भारत में? और इसरो की स्थापना कब हुई? इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसरो की स्थापना की, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर में, ठीक है, 1969। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसरो का हेडक्वार्टर आप लोगों को मिलेगा बेंगलुरु के अंदर में, बेंगलुरु में। ओके, हेडक्वार्टर्स कहां पर में इसरो का? बेंगलुरु के अंदर में। और इसरो के जनक, ठीक है, या फिर भारत के अंदर में
आप बोल सकते हो अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक, ठीक है, इसरो के पहले चेयरमैन भी डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। तो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन और भारत के अंदर में अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग सभी लोग, कमेंट के अंदर में जल्दी से लिख दीजिए। हेडक्वार्टर्स जो है पूछे जाते हैं इसके, ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, नाउ अब एक क्वेश्चन है आप लोगों का जिसके अंदर में ये बोला गया आप लोगों से कि इनमें से कौन सा एक ऐसा जो है प्रोडक्ट है जिसको कैलिको के नाम से जाना जाता था, जिसको पुर्तगाली भारत से यूरोप लेकर गए थे। मतलब इनमें से कैलिको क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए यहां पर में। देखिए, कैलिको के नाम से जो वस्तु जानी जाती थी वो क्या थी जिसको पुर्तगाली भारत से यूरोप लेकर गए थे। तो भारत का जो कॉटन है, ठीक है, जो सूती कपड़ा है भारत का, इसको कैलिको कहा जाता था, ये आप लोगों ने याद रखना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब भारत के अंदर में वास्को डी गामा भारत के अंदर में आए, भारत के लिए जो समुद्री रास्ता था जो उन्होंने खोजा, ठीक है, वो कलीकट के जो तट पर पहुंचे थे, कलीकट, ठीक है, यहां से जो वो कपड़ा अपने साथ में लेकर गए थे, बहुत सारे सामान लेके गए, मसाले भी लेके गए, बहुत सारी चीजें लेके गए, तो जो कपड़ा लेकर गए थे उसको नाम उन्होंने कैलिको दे दिया था, कलीकट के नाम से कैलिको नाम दे दिया था। तो भारत का जो कपड़ा है उसको बोला जाता था, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, भारत का कपड़ा कैलिको, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आगे बढ़े हम लोग, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे हैं केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसके ऊपर में सभी ने ज्वाइन हो जाना है। आज इसके ऊपर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए डाले हैं, ठीक है, और हम जो इन्फॉर्मेशन है इन्फोग्राफिक्स है वो भी डालते रहते हैं। तो केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके ऊपर में आपको ओएमआर शीट और जो आंसर डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट है वो भी अपलोड कर दी गई है, आप उसका प्रिंट निकाल के उसके ऊपर में प्रैक्टिस जारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस अभी से करते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैं आप लोग एक क्वेश्चन बोला गया है आप लोगों को कि अंतरिक्ष के अंदर में जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो एक स्पेशल तरीके का प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं जिसके अंदर में हवा भरी हुई होती है, ऐसा क्यों होता है? और यहाँ पर में देखिएगा कि जो प्रोटेक्टिव सूट है ना, ठीक है, प्रोटेक्टिव स्पेस सूट, वैसे तो उसके बहुत सारे काम हैं लेकिन यहाँ स्पेशली बोला गया है फील्ड विथ एयर, वो हवा भी उसके अंदर में होती है, तो ऐसा क्यों है? मतलब ये क्यों बोला गया हवा से भरा हुआ जब चांद के ऊपर में जाते हैं? तो अब देखिए, चांद के ऊपर में या एस्ट्रोनॉट्स को अपने अंतरिक्ष अंदर में जाते हुए जब देखा होगा तो वो एक विशेष प्रकार का जो है प्रोटेक्टिव सूट पहनते हैं वो लोग, स्पेस सूट जिसको बोला जाता है। क्योंकि देखिए अंतरिक्ष में या जो चंद्रमा है, ठीक है, वहां पर में हवा नहीं है, नो एयर, देयर इज नो एयर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर में हैं अभी यहां पर में, ठीक है, आप सभी, तो आप देखोगे कि आपके बॉडी के अंदर में जो ब्लड बह रहा है, ठीक है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका एक प्रेशर है, वो बाहर की तरफ में जो है वो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ में। वही अगर हवा की बात करेंगे हमारे आसपास की, तो वो हवा हम पर प्रेशर डाल रही है, और हमारे बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है जो बाहर की तरफ में आ रहा है, ठीक है, और जो हवा का प्रेशर हम पर आ रहा है वो इक्वलाइज हो गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग एकदम आराम से कोई बिना किसी दिक्कत के अभी इस जगह पे जहां पर मैं भी आप हो, आप रह पा रहे हो, अभी के अभी आप ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज हो रही है इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही आप या तो थोड़ा ऊंचाई के ऊपर में जाइए जहां हवा थोड़ी पतली हो जाती है, जहां हवा का दबाव कम हो जाता है, या अंतरिक्ष में जाएंगे आप अगर जहां हवा है ही नहीं, तो वहां आप लोग देखोगे कि आपके बॉडी का जो ब्लड का प्रेशर है वो ज्यादा हो गया है और हवा का कोई दबाव ही नहीं है, तो ब्लड बाहर आ सकता है, हो सकता है आपकी धमनियां फट जाए, हो सकता है आपके नाक से जो है वो या कान से खून निकलने लगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो हमारे पृथ्वी के ऊपर में जैसा हमारे हवा का प्रेशर और हमारे ब्लड का प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है, वैसे ही उसको इक्वल करने के लिए हम हवा से भरा हुआ ये सूट पहनते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर में हवा नहीं है, ठीक है। यहां पर में बात हो रही है स्पेशली हवा वाला क्यों पहनते हैं, ठीक है, इसी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, किसकी उपस्थिति के कारण मंगल लाल रंग का दिखाई देता है? आप बताइए यहां पर में, ठीक है। मंगल ग्रह जो है इसको हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, ओके, रेड प्लेनेट। तो अब आप लोगों को बताना है कि रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है? मंगल को, मार्स को बोला जाता है।
तो ये लाल कलर का क्यों दिखाई देता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मंगल ग्रह जो है वो लाल कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उसके ऊपर में, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो है उसकी परत चढ़ी हुई है, फेरस ऑक्साइड की, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की, एक तरीके से जंग लग गया है ऐसा आप लोग इसको बोल सकते हो, आयरन ऑक्साइड। अच्छा मुझे आप लोग बताइए यहाँ पर में कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपग्रह कितने हैं, ठीक है, मंगल ग्रह के। तो दो है ये, उनके नाम क्या है, फोबोस और डेमोस, ठीक है, दो उपग्रह है मंगल ग्रह के, फोबोस और डेमोस, ठीक है। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है। अब भारत का ठंडा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है, ध्यान से समझिए आप लोग, भारत का ठंडा रेगिस्तान जो है वो लद्दाख में है, लद्दाख जो है उसको आप भारत का ठंडा रेगिस्तान बोलते हो। तो वहां से अब लद्दाख में ब्रह्मपुत्र नदी तो नहीं जाती, ठीक है, गंगा नदी भी लद्दाख में नहीं जाती ना, ठीक है। यहाँ पर में आप देखिए कि यहाँ से जो नदी जा रही है लद्दाख से होकर वो है सिंधु नदी, यमुना भी नहीं जाती उधर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनडायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का सिंधु नदी, ठीक है, इंडस रिवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रख लेंगे। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी यहाँ पर में सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से, ताकि आगे बढ़ते हुए पूरी टीम जो है मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को इस तरीके से और भी चीजें करवा सके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो कि ऑलरेडी आपका केवीएस पीआरटी 2018 के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, आगे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। टेरेस फार्मिंग जो है ये कौन से इलाके में की जा सकती है, टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो ढलान है ना वहां पर में आप उस ढलान को थोड़े से कम कर दो, इस तरीके से आप सीढ़ी नुमा जो है क्या है आप एक स्ट्रक्चर बना दो, ताकि पानी का प्रवाह एकदम से बहुत तेजी से ना हो। वो क्या करता है, मिट्टी को भी बहा के लेके जाता है पानी अगर पूरी ढलान रहेगी तो, और जो आपने फसल लगाई है उसको भी उखाड़ के लेके जा सकता है। तो हिली स्लोप जो होता है, पहाड़ी ढलान जो होती है, वहां पर में टेरेस फार्मिंग की जाती है। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से अब लगा पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स आप लोगों का, उसके तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले आपको बता दूं कि इस तरीके से, ठीक है, आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स है वो सारे के सारे आपको पेड क्लासेस के अंदर में प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। तो जितने भी बच्चे हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल से आप लोगों के लिए हमने लूसेंट के जो क्वेश्चन है उनको भी आपके लिए प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि आपके पेड क्लास में लूसेंट के, ठीक है, लूसेंट बेस्ड जो एमसीक्यूज है उनको भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करवा दिया गया आपको। नाउ अब देखिए यहाँ पर में इजराइल में जो मृत सागर है उसके पानी में तैराक जो है वो कैसे तैर सकते हैं, ठीक है। इजराइल, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो डेड सी है, मृत सागर जिसको बोला जाता है, ठीक है, एक्चुअली ये इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है, ठीक है। तो इजराइल और जॉर्डन इनकी बॉर्डर के ऊपर में है, ठीक है, इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पे। इसके अंदर में कोई भी तैर सकता है, इवन अगर आपको तैरना नहीं आता है तो भी आप तैर सकते हो। तो कैसे तैर सकते हैं इसके अंदर में, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें इसीलिए तैर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर में, ठीक है, जो है सॉल्ट बहुत ज्यादा है, इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है। अभी सैलिनिटी क्या होती है, देखिए किसी भी वाटर बॉडी के अंदर में, ठीक है, अगर आप एक जो है वहां पर में पानी लेते हो, मान लीजिए 1 लीटर पानी लेते हो, ठीक है, तो 1 लीटर पानी में कितने ग्राम नमक है, ओके, या फिर 1000 ग्राम पानी के अंदर में कितने ग्राम नमक है, ठीक है, उसको उसकी सैलिनिटी बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं पूरे दुनिया का जो पानी है, पूरे दुनिया का जो ओशियन है, उसका एवरेज अगर हम निकालेंगे, एवरेज, ठीक है, तो उसमें हर 1000 ग्राम पानी में आपको 35 ग्राम जो है वो नमक मिलेगा, ठीक है। इसको 35 पार्ट्स पर 1000 बोला जाता है। मतलब पूरे दुनिया भर के जो महासागर है उसकी एवरेज जो सैलिनिटी है वो 35 पार्ट्स पर 1000 है। मैं आपको यहाँ पर मैं दिखा दूं, ठीक है, सैलिनिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। हर 1000 ग्राम वाटर के अंदर में कितने ग्राम, ठीक है, नमक मौजूद है। तो एवरेज सैलिनिटी कितनी है ओशियंस की, ये आप लोगों ने याद रखना है, 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है, 35 जो है पार्ट्स हर 1000 में से। लेकिन अगर मैं बात करूं इजराइल और जो जॉर्डन की बॉर्डर के ऊपर में जो मृत सागर है उसका सैलिनिटी कितनी है, आप लोग यहां पर मैं आंसर करेंगे जल्दी से, देखिए कितनी ज्यादा है।
और जितना ज्यादा नमक होगा उतना ज्यादा जो है आप उसके अंदर में जो डूबने की कैपेसिटी होती है, डुबाने की अपने अंदर में, ठीक है, वो कम होती जाती है। इसी वजह से क्या है कि आप उसमें डूबना चाहोगे भी तो नहीं डूब पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में, अमृत सागर के अंदर में इसलिए नहीं डूब सकते क्योंकि इसके अंदर में सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, इसराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। और यहाँ पर में आप लोग लिख देंगे कि 340 ग्राम प्रति लीटर या फिर पर थाउजेंड, ठीक है। तो 340 पार्ट्स पर थाउजेंड इसकी सैलिनिटी है, लवणता है, किसकी, मृत सागर की। जी हाँ बिल्कुल। जी जीएस सेंटर जी, यहाँ पर मैं आपकी क्लासेस चल ही रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, और अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है और कितने नंबर के है वो, ये आप लोग बताएंगे मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम स्पीड से आंसर करते जाइएगा आप लोग। जो जो चीजें पूछ रहा हूँ वो बताते जाइए आप लोग। प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए आपको, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए, विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, ठीक है, केवल 6 राज्यों के अंदर में विधान परिषद, उसके लिए कितनी उम्र चाहिए आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। चलिए सारा का सारा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगर मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करूं तो दोनों के लिए ही कम से कम 35 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। इवन मैं गवर्नर को भी जोड़ लेता हूं यहाँ पर मैं, ठीक है। अगर आपको गवर्नर बनना है किसी राज्य का, राज्यपाल, ठीक है, तो भी आपको 35 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, कम से कम मिनिमम, ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनकी 35 साल की उम्र हो चुकी है, तो आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गवर्नर बनने के लिए लायक हो। अब दूसरी बात करूं मैं राज्यसभा का, अगर लोकसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। और विधानसभा का सदस्य बनना है, असेंबली का, तो भी 25 साल होनी चाहिए। वही अगर हम लोग बात कर लेते हैं आपके राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल की उम्र चाहिए। और विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है, ठीक है, क्या आपके राज्य में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा के साथ साथ में, अगर हाँ तो बताइए मुझे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और अगर नहीं है तो नहीं भी बोलिए वहां पर में कि विधान परिषद नहीं है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं मुझे पता चलता रहेगा यहाँ पर में। ओके, तो विधान परिषद के लिए 30 की उम्र चाहिए आपकी। ओके, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। आप कोई भी बन जाइए, चाहे लोकसभा का बन जाइए, चाहे राज्यसभा का सदस्य बन जाइए, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम एज में तो आप बन ही सकते हो लोकसभा के सदस्य। वैसे प्रधानमंत्री की कोई एज हमारे संविधान में नहीं दी गई है, ठीक है, लेकिन हम यहां पर में एक तरीके से इन्फरेंस निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना कंपलसरी है, ठीक है, तो मिनिमम 25 साल का तो होना ही चाहिए उसने, ठीक है। तो हम यहां पर में ये बोल सकते हैं कि मिनिमम 25 साल हो। और सेम चीज गोज विथ सीएम एज वेल। चीफ मिनिस्टर का भी विधानसभा या विधान परिषद, अगर विधान परिषद है तो वहां पर में भी सदस्य होना चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल चाहिए, तो मिनिमम 25 साल का तो होना ही चाहिए। तो आप बताइए, अब आप यहाँ पर में क्या क्या बनने के योग्य हो, आप क्या है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, अधिकतम तो आप भाई कितनी भी उम्र के इसमें बन सकते हैं, ठीक है। चलिए हरियाणा में अलग अलग राज्यों से आप लोग बता रहे हो यहाँ पर में विधान परिषद 6 राज्यों के अंदर में जिनके पास में है, वो लोगों ने बता भी दिया कि हाँ उनके यहाँ पर में है। और अलग अलग राज्य भी यहाँ पर में कर रहे हैं। चलिए, तो आंसर यहां पर में उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल हो जाएगा। अब यहां पर में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति, ठीक है, हमारे भारत के अभी कौन है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। जिसने भी आंसर कर दिया एक बार फिर से वापस कर दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। उपराष्ट्रपति जो है अभी 15th नंबर के है, ठीक है। और कौन है यहां पर में, जल्दी से आप लोग बताइए। अभी जो है लेटेस्ट, अभी करंट अफेयर के अंदर में आप लोगों से जो है पूछा गया। वेरी गुड, सीपी राधाकृष्णन जी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, सीपी राधाकृष्णन। ओके, सीपी राधाकृष्णन 15वें नंबर के। चलिए, तो ये सारी की सारी चीज मैंने आपको बता दिया है। नाउ ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 6 1945 अमेरिका रिलीज्ड एन एटम बॉम्ब ऑन जापान नेम्ड। चलिए, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर में एक बम गिराया था, उसका नाम क्या था। तो देखिए, दो बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिराए गए हैं। एक गिराया गया था 6 तारीख को,
ठीक है, 6 अगस्त को, ठीक है, 1945 की बात है, ठीक है। और एक गिराया गया था 9 अगस्त को। जो 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, लिटिल बॉय, ओके। और जो 9 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन, फैट मैन। अब ये जो 6 अगस्त को गिराया गया था वो गिराया गया था हिरोशिमा पर, हिरोशिमा, ठीक है। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पे, नागासाकी पर, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। तो ये नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा आप सभी लोगों को ये चीज, जल्दी से बता दीजिए। गुड, लिख देंगे कमेंट के अंदर में, लिख दीजिए जल्दी जल्दी से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय, ठीक है। तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में ये 2 बॉम्ब गिराए गए थे, ठीक है। ये आप देख सकते हो टीचिंग परीक्षा के जो है आपका जो कम्युनिटी है उसके ऊपर में भी पोस्ट किया गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे जितने भी लोग यहाँ पर में देख रहे थे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को लाइक कर देना ताकि ऐसे ही इन्फोग्राफिक्स आप लोगों को मिलते रहे। अब यहाँ पर में देखिए आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आपको याद रखना है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक ऐसा स्थल आपको मिला है, एक ऐसा जगह मिली है जहां पर में जुते हुए खेत के, मतलब ऐसा वाली जगह जहां पर में खेती की जाती थी उसके सबूत मिले हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर में एक जगह है कालीबंगा नाम की, ठीक है। यहां पर मैं आपको इसके सबूत मिले जहां पर में कि खेती की जाती थी, जुते हुए खेत के सबूत आप लोगों को मिले हैं कालीबंगा के ऊपर अंदर में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कालीबंगा के अंदर में आपको जुते हुए खेत के सबूत मिलते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पर आप लोगों से बोला जा रहा है भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे। ल्यूसेंट वाला सर मिल जाएगा क्या अभी भी? जी बिल्कुल, आप लोगों का जो भी बच्चा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के अंदर में कोई भी, आप टीयर 1 हो चाहे टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस इंटरव्यू गाइडेंस वाला कोर्स हो, जिसमें भी आप जुड़ रहे हो, ठीक है, ल्यूसेंट के सारे टॉपिक्स के ऊपर में बेस्ड आप लोगों को हमने क्वेश्चंस डालने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। जो बच्चे ऑलरेडी एनरोल्ड है उन लोगों को मिल भी गए होंगे, ठीक है, आज से। तो देखिए भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जो जाना जाते हैं वो जाने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कौन से साल में भारत में पहली रेल चली थी? डायरेक्टली आंसर बताइए आप लोग, कौन सा साल था, ईयर बताएंगे आप लोग, ठीक है। पहली रेल कौन से साल के अंदर में चली थी भारत में? तो लॉर्ड डलहौजी जो है, इनके समय काल के अंदर में भारत में पहली बार रेलवे चली थी, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। तो ईयर आप लोगों ने बताना है, 1853 के अंदर में, गुड, ठीक है। तो 1853 के अंदर में सबसे पहली रेलवे चली थी हमारे भारत में, और ये इसका श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी भारत के अंदर में रेलवे नेटवर्क बढ़ाना चाहते थे। इसलिए नहीं कि भारत के लोगों को आसानी हो जाने आने में, उनका मेन मकसद था कि अंग्रेजों को जो पहली बात तो युद्ध के समय में एक जगह से दूसरी जगह पे सैनिकों को ट्रांसफर किया जा सके स्पीड में, और दूसरी चीज थी कि जो माल भारत के अंदर में कच्चा माल जो है जिसको लेकर जाना है, ठीक है, बंदरगाहों तक या पोर्ट्स तक, ठीक है, उसके अंदर में आसानी हो, ठीक है। इसके लिए बेसिकली रेलवे बिछाई गई थी। बाद में वो हम लोग यूज, इंडियन जो लोग यूज कर रहे हैं वो तो उसका सेकेंडरी पार्ट था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? अब ये अक्षांश क्या होता है इसको भी आप लोग समझिए ध्यान से, ठीक है। अक्षांश क्या होता है? आप यहां पर में देखिए, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी, हमने जो बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में एक सर्कल बनाया, इमेजिनरी सर्कल बिल्कुल बीच में, ठीक है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसने क्या किया, हमारी पृथ्वी को इमेजिनरी तौर पर 2 हिस्सों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, जो हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल में अर्थ के ऊपर में ऐसा है नहीं है, ठीक है, हम बीचों बीच में हमने एक सर्कल बना दिया 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहां पर में एक दूसरा सर्कल हमने बनाया, ठीक है, 1 डिग्री डिस्टेंस पे, ठीक है, इसको बोला जाता है 1 डिग्री नॉर्थ। फिर एक और बनाया हमने, ठीक है, इसको बोला हमने 2 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही हमने साउथ में भी बनाया, ये इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर था, ठीक है, इक्वेटर,
इक्वेटर के साउथ में, एक एक डिग्री के ऊपर में, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, इस तरीके से करते करते 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 90 डिग्री साउथ बन गया आपके। तो हर 1 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर में कितना ऑन एन एवरेज कितना डिस्टेंस होता है, तो ये आपसे पूछा गया, तो 111 किलोमीटर का होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। बट अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि इसको माइल्स में कितना बोलेंगे। किलोमीटर में तो मैंने आपको बता दिया, मुझे माइल्स में बताइए आप लोग, मील के अंदर में कितना डिफरेंस होगा ये, ठीक है, बताइए। लगभग लगभग एक्चुअली ये ऑन एन एवरेज ये आता है आपका 111.32 किलोमीटर के लगभग का, लेकिन लगभग इसको जो है आपको लगभग इसलिए बोला है क्योंकि ये 111 किलोमीटर के बराबर में आप लगभग इसको मान सकते हो, ठीक है। माइल्स के अंदर में अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 69 माइल्स हो जाता है, ठीक है, 69 माइल्स। अगर किलोमीटर में बोले तो 111 किलोमीटर, और अगर माइल्स में पूछे तो 69 माइल्स, ये आप लोग याद रखोगे, 1 डिग्री का डिस्टेंस जो है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ओके। तो प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, 69 माइल्स लिख दो ताकि याद हो जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देखिए जो मंत्रिमंडल होता है, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री होते हैं, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है, उस ग्रुप को पूरा का पूरा। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। ये बात कहां पर में कही गई है, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 75 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इट विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लोकसभा, नॉट राज्यसभा, नॉट टुवर्ड्स द होल पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आपका। और वैसे ही जो स्टेट की जो मंत्री परिषद होती है, स्टेट्स की कोई भी राज्य की मंत्री परिषद, वो उस राज्य की विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, ओके। चलिए तो आंसर इस पॉइंट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 75 में बोला गया। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोग जो है आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, केवीएस बाय टीचिंग परीक्षा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर में ज्वाइन हो जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और अगर आप टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज के साथ में जुड़ना चाहते हो, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा, ठीक है, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, ठीक है। आप लोगों को इतनी सारी जो चीजें है एआई की मदद से, और जो सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, उसके साथ में आपके उसके साथ पढ़ाई करके आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली 10 गुना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखिए निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, कौन से राज्य के संस्थापक है, संस्थापक है हमारे भारत के अंदर में। देखिए जो है हमारी इतिहास की बुक के अंदर में, ठीक है, मुगल सल्तनत से अलग होकर 3 राज्यों का उल्लेख आपको मिलता है। एक तो मिलता है अवध का, ठीक है, ठीक है, एक मिलता है आपको बंगाल का, ठीक है, और एक मिलता है आपको हैदराबाद का, ठीक है। तो निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, इन्होंने हैदराबाद जो रियासत है उसकी स्थापना की थी, ओके, हैदराबाद रियासत की। अगर बंगाल की बात की जाए, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल सल्तनत से अलग हो गया, तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद, ठीक है, कुली खान, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो 2 आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो प्लीज ये जो 2 पॉइंट है आप लोगों के, हैदराबाद, ठीक है, और मुर्शिद कुली खान मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अवध का अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो ये है आपके सआदत खान, ठीक है, सआदत खान, इनके नेतृत्व में अवध धीरे धीरे मुगल सल्तनत से अलग हो गया था। मतलब अलग इसलिए, जैसे जैसे मुगल कमजोर होते गए, इन लोगों ने क्या किया, अपने अलग अलग राज्य यहाँ पर में बना लिए थे, ठीक है। तो तीनों लिख दीजिए आप, अवध का लिखो, मेरे साथ साथ में लिखो, सआदत खान के नेतृत्व में, ठीक है, सआदत खान। हैदराबाद का मैंने आपको बताया ये आसफ जहां, आसफ जहान, ठीक है। और बंगाल जो है ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, मुर्शिद कुली खान, ओके। चलिए एक हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है,
ठीक है, जिसका नाम है सुरकोटदा। आपको बताना है ये किसके जो है कहां पर में लोकेटेड है ये सुरकोटदा। एक बार 500 लाइक से हम लोग केवल 3 लाइक्स दूर है, तो जल्दी से सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देंगे आप सभी लोग। तो हड़प्पा स्थल सुरकोटदा कहां पर में स्थित है? तो हड़प्पा स्थल सुरकोटदा जो है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स गुजरात के अंदर में। ठीक है, अभी सुरकोटदा क्यों फेमस है ये आप लोग समझिएगा। ठीक है, सुरकोटदा आप लोगों को मिलेगा गुजरात के अंदर में। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर में हमको घोड़े के अवशेष मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। अदरवाइज हॉर्स आप लोगों को नहीं मिला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समय में घोड़ा नहीं पाया गया। केवल सुरकोटदा नाम की जगह है जहां पर में आपको हॉर्स के बोन, ठीक है, या हड्डियां मिली है, हड्डियों के अवशेष मिले। अदरवाइज पूरी हड़प्पा सभ्यता में इतने सारे शहर हमको मिले, कहीं पे भी आप लोगों को घोड़े के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो गुजरात के अंदर में सुरकोटदा जहां पर में घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले। ओके, तो हो सकता है कि कहीं बाहर जैसे तिजारत या व्यापार के लिए या बिजनेस के लिए कुछ लोग गए होंगे, तो कुछ घोड़े ला लिए होंगे उन्होंने, जिसके अवशेष आपको सुरकोटदा में मिलते हैं। अदरवाइज बहुत सारे घोड़े अगर होते हड़प्पा सभ्यता में तो अलग अलग जगहों पे भी मिलते, बाकी और कहीं पे हमको उनकी हड्डियां नहीं मिली है। ठीक है, चलिए, तो घोड़े के हड्डियों के अवशेष मिले, गुजरात के अंदर में है। ये जेपी जोशी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ब्लैंक की स्वतंत्रता प्रदान करती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता आप लोगों को मिलती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल के अंदर में? जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना ब्लैंक की स्वतंत्रता प्रदान करती है। थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ। कल रात में हम लोगों ने एक बड़ा सेशन किया था, कितने लोगों ने देखा है आप लोगों में से? बताइए जल्दी से। और ऐसे कितने कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे और भी सेशन हम लोग लेते रहे, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग सारे के सारे अलग अलग जो क्वेश्चन है उनको करवाते रहे? तो जल्दी से मुझे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए, अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, और कौन कौन सी स्वतंत्रता देंगे हम लोग यहाँ पर में? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, किस चीज लिबर्टी देंगे? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, ये 5 प्रकार की आपको लिबर्टी मिली हुई है प्रियम्बल के अनुसार। तो थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, ठीक है, बाकी इसके अलावा वर्शिप की भी आप लोगों को स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की है, वर्शिप की है। खुशबू कुमारी बोले देखा नहीं है, तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है, अच्छे से, और रिवाइज भी कर लेना है आप लोगों ने उसको। देख कर सारी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। ऐसा ना हो कि कई वो क्वेश्चंस कराए हुए हैं और आपने नहीं किए, ठीक है, और एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों से छूट जाए। तो इसलिए जो कराया है उसको अच्छे से करिए आप लोग। ओके, तो आंसर यहाँ पर में क्या हो जाएगा आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूरे दुनिया में, ठीक है, जितनी जमीन है, ठीक है, उसमें से कितना परसेंट भारत के पास में है? 1.8%, 2.4%, 2.8%, 3.2%? तो भारत के पास में जो है फ्रेंड्स पूरे दुनिया की, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.4% जमीन है। और इस हिसाब से भारत दुनिया के कितनेवें नंबर का सबसे बड़ा देश है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए, कितनेवें नंबर का सबसे बड़ा देश है? ठीक है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री पूरी दुनिया भर के अंदर में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 2.4 हो जाएगा आप लोगों का। नाउ, भारत स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर? मुझे ये बताइएगा कि अब तक भारत के अंदर में जो है सबसे ज्यादा बजट जो है प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके पास में है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में सबसे ज्यादा बजट अब तक, ठीक है,
किसने प्रस्तुत किया है? चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आ गए हैं। तो भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वो थे यहाँ पर में आर के शनमुखम शेट्टी। ठीक है, आर के शनमुखम शेट्टी, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार जो मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर, आर के शनमुखम शेट्टी। सभी लोग लिख लीजिएगा इसको। और मैंने जो आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है अब तक, तो सबसे ज्यादा बजट, सबसे, ठीक है, ज्यादा बार जो बजट है, ठीक है, तो संसद के अंदर में जो प्रस्तुत किया है वो अभी भी मोरारजी देसाई के पास में, मोरारजी देसाई। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मोरारजी देसाई के पास में। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है आप लोगों का जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से जो है पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, नॉन गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन जो कांग्रेस, मतलब बेसिकली ये वैसे मोरारजी देसाई कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस से जो है अलग होकर जब जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, तो उसके ये प्रधानमंत्री बने थे। तो पहली बार गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी, ठीक है, गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, मोरारजी देसाई को ही माना जाता है। ठीक है, जनता दल से ये बने थे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। तो मोरारजी देसाई, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, भारत रत्न से, और निशान ए पाकिस्तान, ठीक है, निशान ए पाकिस्तान जो इनका सम्मान है सबसे बड़ा, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सर्वोच्च सम्मान से ये सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया है। प्लीज एक बार जल्दी से लिख दीजिएगा, सबसे ज्यादा बजट किसने प्रस्तुत किया है? निशान पाकिस्तान और भारत तो दोनों मिल चुका है, कौन से है प्रधानमंत्री? ठीक है, और सबसे ज्यादा बजट मतलब कितने बार प्रस्तुत किया, ये भी आप बताएंगे मुझे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 की जो बैच है, जिसके अंदर में आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो लक्ष्य बैच में, और आप चाहते हो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना बढ़ जाए और बाद में आपको अफसोस ना हो, तो आज ही टीचिंग परीक्षा के जो है आप लोग प्रीमियम कोर्स के साथ में जुड़ सकते हो, जहां पर इतने सारे फीचर्स के साथ में आप लोगों को जो है पढ़ाई की जा रही है आप लोगों की। ठीक है, एआई असिस्टेंट आप लोगों को मिल रहा है हर जो है आपके टॉपिक के साथ में, जहां पर में आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो एआई की मदद से। ठीक है, चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग ये भी बताओगे मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया, आप दूसरा मुझे ये जो यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, आप मुझे बताओगे कि क्षोभ मंडल की ऊपर कौन सी वाली परत स्थित है? ठीक है, ट्रोपोस्फियर पे। तो हमारे एटमोस्फियर में 5 लेयर्स है। ठीक है, 5 लेयर्स है। ठीक है, पांचों के पांचों लेयर्स में आप लोगों को यहाँ पर मैं बना देता हूँ। सबसे पहली जो लेयर है उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, शोभ मंडल। फिर दूसरे नंबर पे जो है उसको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, समताप मंडल। तीसरे नंबर पे जो है मेजोस्फियर, मध्य मंडल। चौथे नंबर पे है थर्मोस्फियर, ताप मंडल बोलते हैं उसको, थर्मोस्फियर। और है सबसे लास्ट में है एक्सोस्फियर। ठीक है, बहिर्मंडल। आपसे यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि शोभ मंडल के जस्ट ऊपर में कौन सी है? शोभ मंडल के ऊपर में तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर जो है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है, वो है एक्सोस्फियर, बहिर्मंडल, सबसे ऊपर की। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने आंसर कर दिए होंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ओके, तो सबसे पहली लेयर कौन सी है हमारी? यहाँ पर में ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसकी एवरेज ऊंचाई जो है जीरो से, मतलब जीरो से स्टार्ट होते हुए 12 किलोमीटर तक की इसकी एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, फिर आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, 12 से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर, जिसको आप लोग समताप मंडल कहते हो। फिर उसके ऊपर में आती है मेजोस्फियर, 50 से 80 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद में थर्मोस्फियर आता है आपका 80 से 400 किलोमीटर तक, और उसके बाद में एक्सोस्फियर है आप लोगों का, जो करीब 10,000 किलोमीटर तक धीरे 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 हवा और पतली पतली होती जाती है और अंतरिक्ष के अंदर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है, हिंदी में भी आपको बताता हूँ। शोभ मंडल सबसे पहले, और शोभ मंडल के ऊपर में कौन सी वाली लेयर है ये पूछा था आप लोगों से, तो समताप मंडल आप लोगों की। फिर मध्य मंडल, ये मध्य मंडल जो है आप लोगों की ये वो लेयर है जिसके अंदर में, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपका जो उल्का पिंड है वो जलने लगते हैं, जो टूटता हुआ तारा जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है,
बाह्य वायुमंडल जिसको तापमंडल भी आप लोग कहते हो, ठीक है, और फिर बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? इग्नियस रॉक। देखो इग्नियस रॉक जो है ना, ये सबसे पहली चट्टान है जो लावा के ठंडा होने के बाद में बनती है। पृथ्वी में से जो लावा निकलता है उनमें सबसे पहली बार जो चट्टान बनेगी अगर कोई भी, ठीक है, तो वो चट्टान आग्नेय चट्टान होती है। इसी वजह से इसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है, प्राइमरी, प्राइमरी रॉक, ठीक है, प्रारंभिक चट्टाने, ठीक है। तो प्राथमिक चट्टान या प्रारंभिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स आग्नेय चट्टाने होती है जो लावा के ठंडा होने की वजह से बनती है। तो उनमें से ये एक एग्जांपल है इसका बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट प्राइमरी रॉक जिसको इग्नियस रॉक कहते हैं उसका एग्जांपल है, ठीक है। बाद में अगर वो इग्नियस रॉक के ऊपर में किसी तरीके की प्रक्रिया हुई, जैसे इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई कणों में और फिर वापस से जुड़ गई, ठीक है, प्रेशर की वजह से अलग अलग लेयर्स में, उसको बोला जाएगा आप लोगों का, ठीक है, लेयर दर लेयर जो बनी है, ठीक है, उसको एक अलग प्रकार की चट्टान बोला जाएंगे। अब बताइए जल्दी से, अगर हमने इग्नियस रॉक के ऊपर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर डाला तो वो कौन से प्रकार की चट्टान होंगी? उसका कायाकल्प हो जाता है, काया जो है बदल जाती है, वो काया रूपांतरित हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है ये बताइए आप लोग? कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक इसको बोला जाता है, ठीक है। वेरी गुड, सेडिमेंट्री रॉक और कायांतरित चट्टाने, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है, और दूसरा आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर में मेटामॉर्फिक रॉक। गुड। जी हाँ बिल्कुल, आपके इंपॉर्टेंट है इसके भावना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, ग्रेनाइट और गैब्रो जो है आप लोगों के ये क्या हो जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, हमारे अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखिए जो इग्नियस रॉक होती है वो भी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अगर जो लावा है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ठीक है, अगर वो बाहर आकर ठंडा हुआ है तो उसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव, ठीक है, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। और वही अगर मान लीजिए कि लावा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अंदर में ही ठंडा हो गया, अंदर में ही जम गया, ये भ्रूण हत्या हो गई उसकी, तो इसको बोला जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टाने। तो जो बेसाल्ट था अभी हम लोगों ने जो देखा वो इग्नियस रॉक है, लेकिन वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टाने है। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट की आप लोगों की, ठीक है, तो इसके अंदर में आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल, ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। प्रेरी नाम के जो घास के मैदान है आप लोगों को बताना है कहां पर में है? प्रेरी नाम के जो घास के मैदान है वो आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे? प्रेरी, प्रेरीज जो है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार के आप लोगों के जो है इस तरीके के घास के मैदान है जो आपको टेम्परेट जोन के अंदर में मिलते हैं, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर में मिलते हैं। तो प्रेरीज नाम के जो घास के मैदान है, ठीक है, ये आप लोगों को कहां पर में मिलेंगे? ठीक है, ये बताइए आप लोग? नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया में इनको, इन्हीं घास के मैदानों को, टेम्परेट घास के मैदानों को डाउन कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इनको डाउन कहा जाता है। अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर में, ठीक है, अफ्रीका के साउथ वाले हिस्से में, साउथ अफ्रीका के अंदर में इसको क्या कहा जाता है? वेल्ड, ठीक है, साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के अंदर में इसको अर्जेंटीना जो है वहां पर में इसको पंपास कहा जाता है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में इसको पंपास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो इसी में से आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा कोई तो भी, ये सारे के सारे एक बार कमेंट के अंदर में लिख देंगे आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में लिख दीजिए, ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे आप लोग।
चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई को 10 गुना तेजी से करना चाहते हो, अपने सिलेक्शन के चांसेस को 10 गुना बढ़ाना चाहते हो, तो आपको नीचे में नंबर चल दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा। एक बार टीम प्लीज नंबर भी फ्लैश कर दीजिए। और या फिर आप टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए, वहां पर में आपको मिल जाएगा। टीयर 1 प्लस टीयर 2 आप लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, वहां से भी आप लोगों को मिल जाएंगी सारी चीजें। कोई भी डाउट हो तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वो टीम आप लोगों को हेल्प कर देंगी। तो 10 गुना अपने सिलेक्शन को चांसेस को बढ़ाने के लिए आप टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। इतनी सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है एक साथ, एक ही कोर्स के अंदर में। एआई टेस्ट, एआई वीडियो समरी, सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको प्रीमियम ई बुक्स मिल रही है, मॉक टेस्ट 50 मॉक टेस्ट इसमें फ्री मिलेंगे आपको, 50 मॉक टेस्ट, ठीक है। 5 लाख से ज्यादा एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी ल्यूसेंट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं। ये सारी चीजें एक ही बैच के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगी। जी हाँ, टीआरई वालों के लिए भी हम लोग इसको आगे में हम धीरे धीरे करके इसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन एक एक करके उसको रोल आउट किया जा रहा है। ओके, यहां पर मैं किसी ने बोला कि सर लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर, महविश नाफिस जी, आप शायद से ना कंफ्यूज हो गए हो आजादी के पहले और आजादी के बाद से। जब भारत आजाद हुआ तो लियाकत अली पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर कैसे रह सकते हैं? जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946, सितंबर 1946 में जो बनी थी, फिर बाद में उसके अंदर में जो मुस्लिम लीग शामिल हुई, तब जाकर लियाकत अली उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, लेकिन तब भारत आजाद नहीं था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था। वो इंटरिम गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार। लियाकत अली उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। जब भारत और पाकिस्तान देश आजाद हुए, ठीक है, तो लियाकत अली ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब फाइनेंस मिनिस्टर का पद खाली हो गया तो उसके वजह से, ठीक है, आर के शनमुगम शेट्टी जो थे वो बने थे यहाँ पर में प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो है फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में और पेड क्लासेस के अंदर में भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हेलो केवीएस एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने सोचा होगा क्या टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल से डायरेक्टली केवीएस कोर्स खरीदा जा सकता है? तो जवाब है यस, बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहला ऑप्शन, किसी भी वीडियो के नीचे आपको कोर्स के इमेजेस दिखाई देंगे, बस क्लिक करिए और तुरंत कोर्स परचेस कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन, वीडियो के अंदर ही आपको व्यू प्रोडक्ट का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आप टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल सभी कोर्सेज देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम कैटेगरी वाइज फोल्डर्स भी बने हुए हैं। आपको केवीएस के एग्जाम फोल्डर पर जाना है और केवीएस का जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लीजिए। अब मान लीजिए आप केवीएस पीआरटी बैच लेना चाहते हैं, तो बस उस कोर्स पर क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, आपको बाय नाउ और कॉल नाउ दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो कॉल नाउ पर क्लिक करके हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, और अगर डायरेक्ट खरीदना है तो बाय नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अपने फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कंप्लीट कीजिए और आपका एनरोलमेंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू।